सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन ज़रूर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल परफेक्ट इनाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारे कमेंट आए कि सर दो चार रैखिक समीकरण पढ़ाइए, तो मैंने सोचा कि एक नए तरीके से एक बार फिर से दो चार रैखिक समीकरण बताते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं दो चार रैखिक समीकरण को लाया हूँ। मैं पूरा विस्तार से लाया हूँ इसलिए ताकि जो है यूपी बोर्ड हाई स्कूल की तैयारी भी हो जाए इसी में और समझ में पूरा आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दो चार रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपको जानना होगा दो चार रैखिक, जैसे आपने देखा था समीकरण होता क्या है वो सीखा था। इधर आप समझोगे दो चार रैखिक समीकरण होते क्या है। सबसे पहले जानिएगा, समीकरण तो आप लोग जानते ही होता क्या है। समीकरण वो होता है जिसमें चर हो। क्या होना चाहिए? चर। जैसे दो चर रैखिक लिखा है, समीकरण चर हो गया तो समीकरण तो हो गया। रैखिक मतलब जिसमें घात एक हो, ठीक ना। जिसमें घात एक हो तो रैखिक हो जाता है। ठीक, दो चर हो, यहाँ पर देखिए चर है, ठीक ना। चर हो लेकिन दो हो, ठीक ना। तो दो चर मतलब जैसे एक्स हो गया वाई हो गया, या फिर एक्स हो गया जेड हो गया, या फिर वाई हो गया जेड हो गया, मतलब दो चर हो तीन ना हो, तो दो चर रैखिक समीकरण। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, समीकरण क्या होते हैं मैंने पहले बताया था। जैसे एक्स जैसे लिखा हुआ है 4x+5 = 9। समीकरण की परिभाषा मैंने दी थी कि चर होना चाहिए, ठीक, ठीक है, और बराबर का चिन्ह हो। कुछ इधर लिखा हो कुछ इधर लिखा हो तो इसे समीकरण कहते हैं। मान कब निकलता है, किसका निकाला जाता है इसमें समीकरण में? एक्स का मान निकाला जाता है। चार तो मान है, पाँच भी मान है, नौ भी मान है, एक्स का मान निकाला जाता है। उसी प्रकार इसमें एक चर था तो एक एक्स का मान निकाला गया। अगर यही इस तरह से लिख दिया 4x+5y = 8 कुछ भी हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्स का मान भी निकालना है और वाई का मान भी निकालना है। थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात एक और आती है कि ये दो चर रैखिक है क्योंकि दो चर इसमें आ गए, और समीकरण तो है। ये समीकरण होगा जब बराबर का चिन्ह हो, कुछ इधर लिखा हो कुछ इधर लिखा हो, तो ये समीकरण कहलाता है। लेकिन ये दो चर है, ध्यान देना, दो चर, दो चर इसमें लिखे हुए हैं, तो दो चर रैखिक है। रैखिक मतलब पावर इसमें एक है, सब इसकी पावर भी एक है, इसकी पावर भी एक है, इसलिए दो चर रैखिक समीकरण है। अब अगली बात हम करते हैं कि जो इसमें मान निकालना था, इसमें एक मान निकालना है, इसमें दो मान निकालने हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक समीकरण है, इससे एक्स का मान निकल आएगा। लेकिन ये दो मान है तो दो समीकरण का होना जरूरी। इसके लिए कितने समीकरण का होना जरूरी? दो समीकरण का होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि दो मान निकालने हैं तो दो समीकरण का होना जरूरी है, और एक मान निकालना है तो एक समीकरण का होना जरूरी है। अगर इसी के स्थान पे तीन होते चर, मान लेते हैं तीन चर होते, यहाँ पर लिख देते हैं 4x, थोड़ा सा समझ लीजिए, बस समझ में पूरी आ जाएगी बात, प्लस जेड मान लो 8, तो ये भी समीकरण, लेकिन इसमें तीन चर हैं और ये भी रैखिक है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन सब, एक देखिए एक्स का मान निकालना, वाई का मान निकालना, जेड का मान। अगर इसको कहते हैं को हल करो, को हल करने का मतलब क्या होता है? मान निकालना। लेकिन किसका मान निकालना? जो चर हो, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। जैसे इसके आगे लिख दें को हल करो, इन दोनों को हल करो कह दें, तो क्या होगा, इसमें एक्स और वाई के मान निकालने। कभी भी को हल करो कहें तो चर जो होते हैं उनके मान निकाले जाते हैं। चर क्या होते हैं मैंने बहुत बार बताया है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब चर हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं वाई जेड ये सब मान निकालने। तो इसके लिए तीन समीकरण का होना जरूरी है। एक तो दिया है, दो और समीकरण हो तभी तीन मान निकालें। यानी कि एक मान निकालने के लिए एक समीकरण की जरूरत होती, दो मान निकालने के लिए दो समीकरण की जरूरत होती, और तीन मान निकालने के लिए तीन समीकरण की जरूरत होती। ये तो बात थी समीकरण की और मान निकालने की। अब बात करते हैं जो दो चर रैखिक समीकरण उनको किस किस विधि से निकाल सकते हैं। एक होती है साधारण विधि और विलोपन विधि। साधारण विधि तो मैं बताता हूँ, और वही साधारण विधि विलोपन विधि कहलाती है। किसमें? यूपी बोर्ड हाई स्कूल की बुक में जो मैथ की है उसमें विलोपन विधि होती है, जो वही साधारण विधि होती है। ठीक, मेरी प्रतिस्थापन विधि है एक, और एक वृज्ज गुणनखंड विधि है, और एक ग्राफ द्वारा भी हल किया जाता है। ठीक है, वो भी एक विधि है। लेकिन पहले हम इन तीनों को जानेंगे। साधारण और विलोपन तो एक ही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो साधारण होता है
और विलोपन होता है, ये दोनों से कोई भी सवाल आएगा तो ये समझ लीजिए, चाहे इस तरीके से लगे चाहे इस तरीके से लगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं सवाल। पहले आपके सामने दो सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है ना, एक इधर लिख देते हैं, इधर। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हल करना है। यहाँ लिखा रहेगा को हल करो, ठीक है, इनको हल करना। इसमें भी लिखा रहेगा को हल करो, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा विधि है, आप इसके तरीका देखिए। पहले हम इसको समझा देंगे, फिर आप समझ जाएंगे, ठीक। तो पहले साधारण विधि कहो या फिर विलोपन विधि, ठीक ना। इसको साधारण विधि कहें, विधि, या फिर क्या कहेंगे हम, या फिर हम इसको कह सकते हैं विलोपन विधि। ठीक, तो साधारण विधि से लगाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है, जो ध्यान देना इसमें विलोपन में क्या करते हैं, एक्स वाई और ये बराबर 14 है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, या तो एक्स के गुणांक बराबर कर लो या फिर वाई के गुणांक। गुणांक का मतलब नहीं समझते होगे तो उसको मैं इधर बता रहा हूँ, समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे लिखा है 4x, तो x का गुणांक 4 है। x के साथ गुणा में जो होता है अंक, वही कहते हैं, उसे कहते हैं x का मतलब उसी का गुणांक। अगर ये y का गुणांक होता तो कहते हैं ये y का गुणांक 4 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम गुणांक देखेंगे, क्या दोनों के गुणांक बराबर हैं? हाँ, यहाँ तो बराबर है और यहाँ भी बराबर है, और दोनों पर प्लस माइनस लगा, तब तो सबसे अच्छी बात है। इन दोनों से इसको एक समीकरण मान लेते हैं और इसको दूसरा। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे इसको मैं अभी बताता हूँ मैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब लाइन खींच लीजिए, यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर। जोड़ने पर, घटाने पर क्यों नहीं, अब मैं बताऊँगा। ध्यान दीजिए, अगर इनके गुणांक बराबर हैं, ठीक, जिस चीज़ के गुणांक बराबर है अगर वो उन पर प्लस और माइनस लगा है, ठीक ना। अगर अलग अलग चिन्ह लगे हैं तो जोड़ने पर, अगर दोनों पर सेम चिन्ह लगा होता यानी माइनस यहाँ और माइनस यहाँ होता तो फिर क्या करते हैं, तो लिखते घटाने पर। अगर दोनों प्लस लगे होते, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तब भी हम लिखते घटाने पर। लेकिन अगर एक पर प्लस लगा हो और एक पर माइनस लगा हो तो क्या करेंगे, जोड़ने पर। हमेशा के लिए याद कर लो ये बात, जिनके गुणांक बराबर हो, जैसे यहाँ एक है यहाँ एक है, इनके गुणांक बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने पर। अभी थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए, एक एक्स और एक एक्स दोनों प्लस के हैं, इसलिए हो जाएगा 2x, और यहाँ y प्लस का एक माइनस का एक कट जाएगा, ठीक ना। ये बचा नहीं है, इसीलिए करते हैं कि x बच जाए तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अब ये बचेगा 14 4 18, कितना हो जाएगा, 14 4 18। जिन लोगों ने हमारे समीकरण को हल करना सीखा होगा वो आगे अब सवाल लगा सकते हैं। देखिए, x का मान निकालना है तो 2 को हटाना पड़ेगा, नियम यही है, ठीक ना। जिसका मान निकालना होता है उसके साथ संख्या नहीं होती है, तो 2 कहाँ जाएगा, 18 के नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, 18 के नीचे चला जाएगा डिवाइड में। क्यों, क्योंकि जो इधर थोड़ा सा मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा मेरा वीडियो समीकरण हल करने का, वो लोग इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको देख लेना। फिलहाल मैं अभी बता दे रहा हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। अगर कोई संख्या इधर है प्लस में उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर इधर माइनस में उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, इधर गुणा में उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, और इधर भाग में उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। तो जैसे कि 2 क्या है, x के साथ गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाग हो गया, इसको भाग देते हैं तो आ जाएगा 2 9 18, x का मान आ गया 9। ऐसा मैंने समीकरण हल करने वाले वीडियो में बताया है, ठीक। अब यहाँ तो एक मान निकला है, लेकिन अभी y का मान नहीं निकला क्योंकि 2 मान निकाले हैं। अब आपके सामने 2 समीकरण होंगे, 1 और 2, किसी में x का मान रख दीजिए, y निकल आएगा, किसी में भी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बात याद रखना बस ये वाली, जोड़ने पर और घटाने पर क्या लिखते हैं, ठीक ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x समीकरण 1 लिखिए पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। अब x का मान जो होगा, x को हटा के 9 रख देंगे, यहाँ x को हटाएंगे, लिख देंगे 9, और प्लस y इज इक्वल टू 14। अब जैसा कि रूल बता रहा है कि y का मान निकालना है तो 9 को हटाना पड़ेगा, तो 9 को हटाएंगे
तो 9 इधर से जाकर उधर जाएगा, और 9 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके लिए प्लस में है, ठीक है ना, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 14 के साथ माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। y के साथ प्लस में है तो 14 के साथ माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी x का मान निकला 9 और y का मान निकला 5, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, एक ब्रैकेट में दिखा सकते हो। तो इस तरह से हल करते हैं, छोटी सी बात है। सेकंड सवाल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इस सवाल को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, समीकरण 1 है ये, और ये है समीकरण 2। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर याद रखना, या तो x के गुणांक बराबर कर लो या तो y के गुणांक बराबर कर लो। इसमें x का गुणांक 3 है, इसमें x का गुणांक 9 है, y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 3 है। तो चाहे तो y के गुणांक बराबर कर लो, चाहे तो x के गुणांक बराबर कर लो। तो ध्यान देना यहाँ पर, अगर हम x के गुणांक बराबर कर लें, यानी कि अगर x के गुणांक बराबर करना तो इसको 3 से गुणा कर दे तो 9 बन जाएगा ये, है ना। यानी कि दोनों बराबर करने का कोई तरीका हो उससे हम कर लेंगे। 3 से गुणा कर दोगे तो ये 9 बन जाएगा। तो समीकरण 1 को क्या करें, 3 से गुणा कर दें। y का भी गुणांक बराबर करोगे तो भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, बन जाएगा, दोनों से ही बन जाएगा। ध्यान देना कि अगर इसको 3 से गुणा कर दे तो 9 बन जाएगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को, यही करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही समीकरण ध्यान देना। समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर। तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9x, 3 से सबको गुणा होगा, 3y माइनस का बराबर 3 त्रिक का 9, ये भी हो जाएगा। ये समीकरण आ जाएगा 3 नंबर। अच्छा, इस समीकरण का काम खत्म, ठीक। तो ये वाला समीकरण इसके नीचे रख दो, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। थोड़ा सा ध्यान देना, ये समीकरण सेम टू सेम दोनों आ गए हैं, ठीक है ना। इसमें से थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा इनको, ये दोनों पक्ष अगर बराबर हो गए हैं तो ये सॉल्व नहीं होगा, थोड़ी सी दिक्कत आ गई। दोनों समीकरण सेम है, इस सवाल में दोनों समीकरण सेम होने की वजह से ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 9x और 9x इसमें भी, 3y इसमें भी, और माइनस माइनस 9, यानी ये दोनों समीकरण एक हैं, यानी दो है ही नहीं। ध्यान देना थोड़ी सी बात, ये समीकरण दोनों एक हैं, ये दो है ही नहीं। तो जब दो समीकरण नहीं तो ये हल नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो इसको मैं केवल जानकारी के लिए आपको दे रहा था कि आप बात को पकड़ पाते हो कि नहीं, कभी ज़रूरत पड़ी तो आप समझ पाओगे कि नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों मिला के हल नहीं हो पाएंगे, याद रखना, इसलिए समीकरण बताया गया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्यों नहीं हल हो पा रहे हैं, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है। अगर इसको सॉल्व किया गया, बराबर किया गया, तो देखा दोनों समीकरण एक आ रहे हैं, और दोनों समीकरण जब एक ही आ जाएगा तो एक ही समीकरण से दो मान निकाले नहीं जा सकते। तो अगले सवाल में समझ लेंगे सारी चीज़ें। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही सब सारी बातें आप समझ जाओगे, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इसको हल करना है, समीकरण 1 है ये है समीकरण 2। अब इस x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 1, y का गुणांक 3, y का गुणांक 1, ठीक ना। तो गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक बराबर करने होंगे, ठीक। तो गुणांक कैसे बराबर करेंगे, या तो इसमें 2 से गुणा कर दो तो 2x बन जाएगा, या फिर इसमें 3 से गुणा कर दो 3y, या तो y बराबर कर लो या तो x बराबर कर लो। तो हमारे पास x बराबर करते हैं, ठीक है। तो x बराबर करना अच्छा लगेगा। देखेंगे क्या, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक। इसको गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2x ही है। अगर यहाँ पर ना होता 2x तो भी इसमें भी करना पड़ता है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये क्यों लिख लिया, ये समीकरण का काम खत्म हो गया, ये बन गया 3, और इसको 2 को नीचे लिख दो इसके साथ, क्योंकि ये जो है हल तो यही दोनों करना है, लेकिन ये बदल के ये बन गया है, इसलिए अब इन दोनों को हल करना है, ठीक। जब ये बराबर हो जाए तो लाइन खींच दो। अब देखिए, जिसको मैंने बराबर किया, यानी x का गुणांक 2 और y का गुणांक 2, इन्हीं को मैंने बराबर किया,
और इन पर प्लस लगा है दोनों पर क्या लगा है, प्लस। मैंने कहा था दोनों पर एक जैसे चिन्ह हो तो क्या लिखते हैं, घटाने पर। क्या लिखा जाता है, घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर एक बात याद रखना है कि सबके चिन्ह नीचे वाले की बदल जाएगी। ये प्लस है माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, याद रखना। जोड़ने पर नहीं बदला था मैंने, उसमें बताया था, लेकिन यहाँ पर घटाने पर बदल जाएंगे। इतना आपको याद रखना है, ये बात घटाने पर बदलता है। फिर से एक बार याद रख लीजिए, घटाने पर चिन्ह आपको बदलना ही होगा। और घटाते क्यों, पता चल गया। दोनों पर एक जैसे चिन्ह लगे हों तो घटाना पड़ेगा, अगर अलग अलग लगे हों तो घटाना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब माइनस का 2, ये प्लस का अब नहीं रह गया 2x, अब माइनस का 2x हो गया, इसलिए प्लस के 2x से माइनस का 2x कट गया। अब ये माइनस का 3y नहीं है, अब ये प्लस का 3y, प्लस का 3y प्लस का 2y मिलके प्लस का 5y। अच्छा, यहाँ क्या बचा, 10 में से ये माइनस का 4 है, प्लस का 10 में से 4 गया 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 5 को हटाना पड़ेगा नियम के अनुसार। y निकालने के लिए 5 को हटाना पड़ेगा। 5 कहाँ जाएगा, 6 के नीचे। 6/5 बटे में क्यों आया पता है, y के साथ गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। तो y तो निकला है, लेकिन अभी x नहीं निकला। अब समीकरण 2 ऊपर आपके सामने होंगे, 1 2, किसी में भी रख दो y का मान x निकल आएगा। थोड़ा सा साल बटे में आ गया है, इसलिए थोड़ा सा साल्वेशन, थोड़ा आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो या 2 में रखो, 1 में रखने पर, ठीक। तो y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 लिखो, x + y = 5। y का मान रखना है, x का नहीं रखना। x को लिख देंगे ऐसे, क्योंकि x का निकालना है। y का रख दो 6/5, x लिखा प्लस लिखा, y का मान रखा बराबर 5। किसका मान निकालना है, x का। तो 6/5 इधर क्या कर रहा है, उधर भेजो। 6/5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5 तो पहले से लिखा उधर, और 6/5 उधर जाएगा तो 6/5 माइनस का हो जाएगा उधर। आज समस्या है बटे, माफ़ कीजिए थोड़ा सा आप देख नहीं पाए, तो 5 के उधर जाएगा तो 6/5 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। समस्या इस बात की है कि इसके नीचे बटे में 5 है और इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक, 1 मान लेंगे। तो एक बार फिर से हम लिख के आपको दिखा देते हैं, 5/1 - 6/5 ये लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, हर बार जब तक हर इस तरह के सवाल में जब तक हर बराबर नहीं करते, ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है, ये लिखा है, कभी भी इस तरह का मिल जाए तो क्या होगा, इसमें 5 बटे में इसमें 1 है, जब तक हर बराबर नहीं होंगे नीचे वाले तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो करते क्या है, 5 से इधर गुणा कर दो तो 25 हो जाएगा, 1 से इधर गुणा कर दो तो 6 आ जाएगा, लेकिन बीच में माइनस लगा है, ठीक। और नीचे 5 और 1 का गुणा, तो इस तरह से करके हर बराबर करते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, 5 से इधर करेंगे तो हो जाएगा 25, और माइनस लगा तो 6 से 1 को करेंगे 6, फिर मेन पूरा बटा लगा दो, 5 और 1 का गुणा कर दो। इस तरह से हर बराबर कर लेना, बिल्कुल आसान हो जाएगा हमेशा, ठीक है। 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 19, ठीक, और बटे 5, ये भाग नहीं जाएगा। अगर 5 से 19 को भाग दो, भाग नहीं जाएगा, इसलिए x का मान यहीं आ जाएगा। x इधर हो गया, संख्या उधर हो गई, समझो x का मान निकल आया। जैसे कि y का मान निकला था, y इधर, संख्या उधर, y का मान निकला है। तो आपने देखा x और y के मान निकालने का कितना आसान तरीका था। तो आप इतना याद रखिए। अगले सवाल को हम लगाते हैं थोड़ा सा अलग तरीके की, यही होगा मगर थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए। इन 2 सवालों को लगाने के बाद अब आपको रैखिक समीकरण में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये सवाल लगाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो हम इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं, इसको हम बाद में लगाते हैं। इसमें √2x है, इसमें प्लस √3y है बराबर 0, √3x है माइनस √8y है, ठीक है। अब चाहो तो इसके गुणांक बराबर करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान देना, इसका गुणांक यहाँ पर √2 है, इसका गुणांक √3 है। तो क्या करें, दोनों के बराबर करने हैं। अगर दोनों में अलग अलग है तो इस वाले √3 से उसमें गुणा कर दो पूरे में, तो √6 हो जाएगा। और √2 से जब इसमें करोगे तो ये भी √6 हो जाएगा। ध्यान देना, अगर उसमें मान लो रूट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 2x है और 3x है, तो 3 से अगर उसमें कर दे तो 6 हो जाएगा, और 2 से इसमें कर दे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो यानी √3 से उसमें गुणा करना है और √2 से इसमें गुणा करना है। ऐसा आप लोग हमेशा कर लीजिए, कोई दिक्कत हो कभी भी। नहीं तो आपको मैं बता दूँ एक थोड़ा सा और शॉर्टकट तरीका होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर अलग से। जैसे मान लो लिखा है 4x और नीचे वाले में लिखा है 2x,
ठीक ना। तो 4x तो आसानी से बन जाएगा, अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें 4x बन जाएगा। तो इसमें उसमें इस वाले में गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले में करने की पड़ेगी, लेकिन इसमें ऐसे नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, 3 से 2 में करेंगे, 2 से 3 में करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण, थोड़ा सा समझाने में समय लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समीकरण 1 में किससे गुणा करना है, समीकरण 1 में आप लोग को समझना होगा किससे गुणा करना है। समीकरण 1 है ये, इसमें √3 से गुणा करना है, ऊपर वाले में √3 से। समीकरण 1 में √3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो √3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा √6x प्लस √3 से इसको करोगे तो आ जाएगा √9, √3 और उसका गुणा होगा √9y, और √3 से 0 को करोगे तो 0 से किसी संख्या को गुणा करो 0 ही आएगा। ये हो गया समीकरण 3। ठीक, अब इसमें भी गुणा करना है तो ये हो जाएगा √6x, 2 से किया √2 से जब 16 वो 8 को करोगे तो हो जाएगा √16y, ठीक है। इज इक्वल टू, अब 0 से करोगे √2 को तो 0 ही आ जाएगा। ये समीकरण हो गया 4। अब इन दोनों समीकरण का कोई काम नहीं क्योंकि ये दोनों समीकरण नीचे आ गए, ठीक है। और मैंने x के गुणांक को बराबर किया है, बराबर हो गए हैं तो लाइन खींच दो। क्या कर दे, लाइन खींच दें। अब देखिए दोनों पर चिन्ह क्या लगे, दोनों पर एक जैसे चिन्ह लगे प्लस, तो क्या करते, घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर मैंने बताया चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ 0 है कोई मतलब ही नहीं उससे, 0 पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। ये माइनस का √6x प्लस का √6 कट गया। अब माइनस, ध्यान देना थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा साल्वेशन है, यहाँ पर मैं साल्वेशन कर सकता हूँ कि √9 का मतलब होता है 3 और √16 का मतलब होता है 4, ठीक है। √9 का मतलब होता है 3 और √16 का मतलब होता है 4, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 3y, इसको क्या लिख सकते हैं 3y, और ये माइनस का क्या, माइनस का 4y बराबर 0, ठीक है। 3x माफ किया 3y और माइनस का 4y। ध्यान देना है यहाँ पर मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, ये लिखा माइनस ये लिख दिया। अब 4y में से 3y गया कितना, माइनस का 1y बराबर 0, और यानी माइनस उधर भेज दो, माइनस उधर भेज देंगे, किस में जाएगा, भाग में। अरे 0 के लिए माइनस उधर जाएगा तभी गायब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो y का मान तो 0 आ गया, ठीक है। अगर 4-5 होता तो 4-5 आ जाता, कुछ भी होता, इससे मतलब नहीं, लेकिन फिलहाल इस समय y का मान 0 है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता मान लो यहाँ पर, तो यहाँ से √3 को गुणा किया तो √3 का 3 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। वो बात की बात है, फिलहाल इसको देखिए, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो √9 है ये 3 बन गया, और जो 16 होता है ये 4 बन गया, ठीक। इतना याद रखिए। अगर √25 होता तो 5 बन जाता। अगर आपको √7 कितना बनेगा ये नहीं बनता कुछ भी, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो y का मान अब अगर कहीं और रख दें हम तो x का मान निकल आएगा। तो किसी में रख दो, 4 समीकरण है, 1 2 3 4, तो एक में रख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण समझ लोगे तो ब्रज गुणनखंड हो या फिर प्रतिस्थापन विधि हो, सारी विधियाँ आराम से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। ऐसे में सॉल्व नहीं होती। अब हम बात करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 लिख दीजिए √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। किसका मान निकालना, x का, तो √2x ऐसे ही पड़ा रहेगा, प्लस किसका मान रखना √3, y का मान ऐसे 0 थोड़ी रख देंगे, गुणा लगा के रखा जाता है, ठीक। हमेशा याद रखना है, अगर कोई संख्या है y के साथ तो गुणा लगा के रखना पड़ेगा। अब √3 का 0 से गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बराबर 0, तो 0 का महत्व खत्म, तो √2x इज इक्वल टू 0। अब √2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 0/√2 आंसर 0 आएगा। ध्यान देना, अगर ऊपर 0 है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा अभी, ऊपर अगर 0 है, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी हो तो आंसर 0 आएगा, ठीक। अगर ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 हो तो आंसर अनंत आता है, याद रखिएगा। अनंत कब आएगा, जब नीचे 0 हो जाएगा तो आंसर अनंत आएगा। कुछ भी ऊपर लिख दो, जैसे लिख दे 0 और नीचे लिख दे 1 करोड़ या 1 लाख, जो भी है कुछ भी लिख दे, तब भी आंसर 0 आएगा।
लेकिन ऊपर यही लिख दें हम इतना और नीचे 0 लिख दे तो आंसर अनंत आएगा। ठीक, तो फिलहाल x का मान भी 0 आया और y का मान भी 0 आया। ठीक, तो इस तरह से गुणांक बराबर कर लीजिए और काट दीजिए, एक मान निकलेगा, फिर वही मान रख दीजिए, दूसरा मान निकल आएगा। तो अगला सवाल देख लेते हैं इसी का, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बटे में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें 3/2 है, 5/3 है। इसमें समस्या थोड़ी सी है, लंबा सवाल जा सकता है, लेकिन समझिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले जैसे सीधा सीधा लिखा है, बटे में लिखा है, तो बटे हटाने के लिए क्या करते हैं, हर बराबर कर दो। हर बराबर कर देंगे, बटा हट जाएगा। देखिए इसका हर 3 है, इसका हर 2 है। ठीक ना, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, बाद में इससे बात करेंगे। पहले समीकरण 1 फिर समीकरण 2। ठीक ना, तो पहले समीकरण 1 हल करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं हम एक बार फिर से समीकरण 1। 3x/2 - 5y/3, जब इसको बराबर है ये, ठीक है, बराबर किसी ने बराबर 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपको समीकरण सीधा करना है तो समीकरण 1 पहले लिखना पड़ेगा, उसको सीधा कर लीजिए। हर इसका 2 है, 3 है, इसका 2 है, तो क्या करते हैं, 3 से इधर गुणा कर दो, 2 से इधर गुणा कर दो। 3 से जब 3 को करोगे तो 9x माइनस लगा है, 2 से जब 5 को करोगे 10y। ठीक, 5 दूनी 10 बटे 3 और 2 का गुणा, ऐसा मैंने बताया कई बार, 3 दूनी 6 बराबर 2। ठीक है, अब ये 6 नीचे उधर जाएगा, इधर नीचे उधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 9x - 10y, ये 6 उधर जाएगा तो 6 गुणा में चला जाएगा, यानी 6 और 2 का गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12। ये समीकरण बन गया 3। अब अगला करते इसको सॉल्व, ये तो सीधा हो गया, अब इसको सीधा करने का प्रयास करते हैं। तो इसको लिखिए, x/3 + y/2 = 13/6। पूरी क्लास लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे हाई स्कूल में आप पढ़ाओगे भी तो भी कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका भी हर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम, 2 से इधर गुणा करो तो 2x प्लस लगाओ, 3 से इधर गुणा करो 3y, नीचे इन दोनों का 6 = 13/6। 6 से 6 कट जाएगा। ऐसा अगर दोनों में ये पूरा बटा लिखा हो, इधर 6 हो, उधर पूरा बटा लिखो, उधर वही संख्या लिखो, तो कट जाती है। ठीक ना, अब हम बात करते हैं आगे। तो बचा क्या, 2x + 3y = 13। ये बन गया सीधा, ये भी हो गया, ये बन गया समीकरण 4। अभी समीकरण इसके नीचे लिख देते 3, ताकि सामने रहे साथ में, तो समझ में आ जाए। ठीक है, समीकरण 3 को हम इसके नीचे लिख देते हैं। अब हम पक्ष बराबर करेंगे। x के साथ 2 है, x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 9 है, y का गुणांक 3 है, y का गुणांक 10 है। चाहे y के गुणांक को बराबर कर लो, चाहे x के गुणांक को बराबर कर लो, हम लोग x के करते हैं। ठीक है, तो 9 से इसको गुणा करना पड़ेगा, तभी ये 18 हो जाएगा, और 2 से इसको कर दोगे तो ये भी 18 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो समीकरण 4 को किससे गुणा करना है, समीकरण 4 को 9 से गुणा करो, 9 से गुणा, तथा समीकरण 3 को किससे करना है, समीकरण 3 को 2 से कर दो, 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 4 को जब 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18x प्लस 9 त्रिक 27y। ठीक है ना, देखिए 9 दूनी 18 हो गया, 9 तो सबको 9 से करना है, भूल ना जाना कि इसको करके आप छोड़ दो, गलत हो जाएगा, फिर बनेगा नहीं काम। तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ये प्रैक्टिस में लाइए, नहीं तो भूल जाते लोग इसको करने को, इसको करने को। ठीक, तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, और 13 और 9 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 ये कितना होता है, 117। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको 2 से कर दें तो हो जाएगा, ये इसको समीकरण 5 लिख दो, लिखना हो तो, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18x - 2 से कर रहे हैं, 2 से किया, 2 9 18, 2 10 दूनी 20। ठीक है ना, 2 दम 20, और 2 से इसको करोगे 12 को तो हो जाएगा 12 दूना 24, समीकरण 6। ठीक ना, अब देखिए ये पक्ष बराबर हो गए, x वाले गुणांक बराबर हो गए, तो लाइन जैसे ही बराबर हो जाए तो लाइन खींच दो। अगर पहले से बराबर मिल जाए तो लाइन खींच दो, अगर बराबर हो जाए जब तुम्हारे द्वारा तब लाइन खींच दो। अब दोनों चिन्ह एक जैसे लगे तो क्या करेंगे, घटाने पर, लेकिन घटाने पर नियम याद रखो, चिन्ह बदल जाएंगे। ये दोनों, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 18 है, माइनस का 18 कट गया, प्लस का 20 है, अब माइनस का 20 नहीं है, ये 27y
और प्लस का 20y हो जाएगा 47y इज इक्वल टू, यहाँ 117 में से 24 घटा दीजिए, ध्यान देना 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3 और 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, 93 आ गया। ठीक, अब 47 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा 93/47, ये y का मान आ गया, y इधर हो गया, संख्या उधर हो गई, मान समझो निकल आया। ठीक है, बिल्कुल आसान सा था। अब y का मान किसी में रख दो, 1 2 3 4 समीकरण 6 तक है, किसी में रख दो x निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखे दे रहे हैं y का मान देखिए जो सीधा है उसी में रखना, सीधा मैंने जो समीकरण किया था जैसे ये किया है तो 4 में रखे दे रहे हैं, y का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखने पर समीकरण 4 देख लीजिए क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। हमें उम्मीद है अब आप आगे कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम रख के दिखा देते हैं। थोड़ा सा गुणा भाग है, गुणा भाग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए x का निकालना है, ऐसे रख दो +3, y की वैल्यू रख दो 93/47, मल्टीप्लाई लगा के y हटाइए, यहाँ लिखिए 93/47 इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2x + 3 से गुणा करिए, 3 तक का 9, 3 9 27, ठीक, बटे 47 बराबर 13। x का मान निकालना है तो इस संख्या को उठा के उधर कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 279/47, लेकिन 13 के नीचे तो बटे में 1 माना जाएगा, इसके नीचे 47, तो 47 से इसको गुणा कर दो और 1 से इसको गुणा कर दो, तो 13 को 47 से गुणा करो तो क्या आएगा, 13 7 91 होता है, 91 बचेगा, 13 चौको 52 और 52 और 9 61 हो जाएगा। ठीक, और माइनस 279/47। ठीक, अब इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से ये हो जाएगा 2x, ध्यान देना यहाँ 2x लिखेंगे, इधर 611 में से 279 घटाना है तो 1 में से 11 9 जाएगा नहीं, तो 11 में से 9 गया 2 बचेगा, यहाँ बचा 0 0 यानी कि इससे यहाँ से लेंगे तो 10 10 में 7 गया 3 बचेगा, यहाँ बचा 5 5 में से 2 गया 3 बचेगा बटे 47। अभी x का मान नहीं निकला, क्यों, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, 2 को हटाना पड़ेगा तभी तो x का मान निकलेगा। 2 इधर गुणा में उधर चला जाएगा भाग में, यानी ऊपर है नीचे चला जाएगा उधर, 332/47 के साथ आ जाएगा, मतलब 47 के साथ ऐसे थोड़ी लिख देंगे, गुणा में लिखेंगे, नीचे आएगा मगर इसके साथ में गुणा नीचे आएगा तो नीचे ही रहेगा, मतलब उधर गुणा में इधर आएगा भाग में, लेकिन 47 भी भाग में, इसलिए 47 के साथ गुणा में। 2 से ये जा रहा है, चाहो तो काट दो, 2 1 2 2 1 2, देखिए 3 से कट 1 निकला, ये हो गया 13, 2 6 12, फिर 3 से 1 निकला, ये हो गया 12, 2 6 12, 166/47। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक बहुत ज़रूरी है, हमको समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियो समझ में आया, क्योंकि आपके अनुग्रह पर मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, लोगों में शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके हमें बताएं कैसा लगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर तरह की वीडियो आपको आपके अनुसार मिलेगी। धन्यवाद।